नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। साधना न्यूज के इस खास कार्यक्रम में हम अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जगहों से हम कुछ ऐसी शख्सियतें खोज के लाते हैं और हमारे दर्शकों से हम उनको मिलवाते हैं, परिचय करवाते हैं, जो अपने एक जीवन काल में एक कड़े संघर्ष के बाद कहीं अपने एक मुकाम पर पहुंचे हैं, जो आज शख्स नहीं एक शख्सियत में तब्दील हुए। आज सागर में बुंदेलखंड की माटी में जन्मे सिंथिल पड़ेले जी, जिनको आज अपने दर्शकों के साथ मिलवाने वाले हैं, उनके बारे में बात करेंगे, जिनसे हमारे दर्शकों को एक प्रेरणा मिलती है। सिंथिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए और साधना न्यूज ने इस लायक चुना कि एक आम आदमी को एक शख्सियत के रूप में आप बता रहे हैं। ये आपका और आपके चैनल का बड़प्पन है। और वैसे तो एक छोटे से और अगने से कार्यकर्ता की वजह काम करने वाले और सबके बीच में रहने वाले हम हैं। साधना न्यूज के इस कार्यक्रम के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद। ये आपका बहुत बड़प्पन है कि आप कह रहे हैं कि ये एक छोटे से कार्यकर्ता, ये एक अपना बड़प्पन होता है। लेकिन जहां तक या हमारे मध्य प्रदेश की फेडरेशन में कहें तो कहीं ना कहीं आपका नाम उसमें है। तो सिंथिल जी, आपका जो सफर जो है वो कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, विशेषता सफर के लिए हम करते हैं तो सफर अलग अलग चीजों पर शुरू होता है। सबसे पहला हमारा जो सफर है, हमारा पढ़ाव है, वो हमारा शुरू होता है हमारी शिक्षा दीक्षा से। और शिक्षा और दीक्षा हमें अपने कर्म करने के लिए सागर की भूमि शुरू से मिली। ईश्वर ने हमें इस सागर की माटी में जन्म दिया और इस सागर की माटी में खेलने कूदने का भी अवसर दिया और सागर की माटी में ही पढ़ने का अवसर दिया। वैसे मेरी शिक्षा हमारे सागर के सरकारी स्कूल से हमने शिक्षा ग्रहण की है। और इसके पहले एक प्राइवेट विद्यालय जो समय जो हुआ करते थे, उसमें बहुत ही प्यारा विद्यालय एक हमारा हुआ करता था, विवेकानंद बाल विद्यालय, जिसको बहुत पहले एक नाम था और वर्तमान में अब संचालित नहीं है। परंतु विवेकानंद बाल विद्यालय से हमने अपनी प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा को ग्रहण किया और उसके बाद हमने हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी, जो हमारा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ से हमने इसको पूरा किया। और आगामी जो हमारा शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम था, वह एक कुछ परिस्थितियों के चलते कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए, क्योंकि वह समय हमारे परिवार में जो एक उम्र थी 16 से 18 की, उस समय जो पढ़ने लिखने का समय था, पर हमारे परिवार की थोड़ी सी परेशानियां ऐसी थी, ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा आगे नहीं जा पाए। परंतु हमने फिर भी चिकित्सा के क्षेत्र में पढ़ने का प्रयास किया और अल्टरनेट मेडिसिन को हमने चुना। अल्टरनेट मेडिसिन के साथ साथ हमने CCH जो जन स्वास्थ्य रक्षक का कोर्स चुना है। जी, जैसे अभी आपने कहा कि लोगों को जब दिखता है तो ये चीज समझ नहीं आती। लोग कहते हैं कि ये उस मुकाम पे आज बैठे हुए हैं, उनको एक कुर्सी मिली हुई है, लेकिन उसके पीछे जो एक संघर्ष होता है, वो शायद लोगों को दिखाई नहीं देता है। वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आपने इस उम्र में, इस एज में आके, जो जहां तक मुझे जानकारी है, आपने काफी सामाजिक हैं चाहे राजनीतिक हैं, आपने सभी जगह कहीं ना कहीं अपना एक मुकाम हासिल किया है। देखिए सर, क्या होता है, जब एक वृक्ष पर फल लगता है तो फल को देखने की सुंदरता और फल के स्वाद का अनुभव सबको होता है, पर जब बीज फटता है और धरती से बाहर आने का प्रयास करता है तो वह केवल वृक्ष ही समझ सकता है कि उसने किस तरह से अपने आप को पल्लवित किया और किस प्रकृति में अपने आप को जीवन किया। मैं बहुत छोटा सा वाक्य आपको बताना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जिस भवन में अभी हम बैठे हुए हैं, एक समय ऐसा था जब हमारी उम्र करीब 16 से 18 के बीच में थी, कक्षा 12 के बाद की बात थी। इस भवन को भी बैंक में कुर्क करने के लिए रखा गया था और उस समय हमारे यहाँ पर कोई ऐसी संपदा नहीं थी जिसको विक्रय करने के बाद भी हम इसको बचा सकें। हमारे परिवार का बैकग्राउंड यदि हम बात करें तो हमारे यहाँ एक कबाड़ी की दुकान है जो आज भी संचालित है और गर्व से कहते हैं कि हमने कबाड़े का व्यवसाय उस समय भी किया है। और कबाड़े का व्यवसाय करते समय जब हमारी ये परिस्थितियां ठीक नहीं थी, वैसे समय में हम लोगों ने किस तरह से संघर्ष किया, कैसे जाके इसी भवन में बिना लाइट के भी रात भर शाम में रात में काम करने का रहता था, करते रहे।
और बीच बीच में पढ़ाई वढ़ाई करते रहे। और सामाजिक स्तर की बात करें तो जब समाज में जाने का अवसर मिला तो हमारे समाज में लोगों को जो पहचान मिलती है वो पहचान दो तरह से मिलती है। या तो वह पैतृक मिलती है या काम करने से मिलती है, पर मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मेरी जो पहचान है वो दोनों तरह से है। मेरे पिताजी का जो योगदान रहा वही योगदान, और मेरे कर्म की प्रधानता रही कि आज कुल 35 साल की उम्र अभी हमारी है, और 35 साल का शायद मैं इस सागर जैन समाज में इकलौता ऐसा व्यक्ति रहूंगा जो अभी एक समाज का प्रतिनिधित्व करता है। तिलकगंज समाज में मैं बतौर अध्यक्ष काम कर पा रहा हूँ, तो ये मेरे समाज का बड़प्पन है कि मेरे कर्म को उन्होंने प्रधानता से लिया और मुझे ऐसी सेवा करने का अवसर दिया कि मैं एक मंदिर को बनाने का काम कर पा रहा हूँ, समाज के विकास के बारे में सोच पा रहा हूँ, साधु संतों के बीच जाके उनके बीच उनकी चर्या के बारे में जाके उनसे चर्चा कर पाता हूँ। ये मेरी समाज की सामाजिक महानता कह सकता हूँ। और यही एक छोटा सा संघर्ष था कि जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तब सबने हमको अपने हाथ में सहयोग दिया। और सहयोग आर्थिक नहीं होता, सहयोग होता है मानसिक और व्यवहारिक, तो वो हमारी समाज ने हमको बराबर सहयोग दिया। तो मैं सामाजिक रूप से आज अपने आप में एक संपन्नता की दृष्टि में अपने आप को महसूस करता हूँ। बहुत बढ़िया सिद्धेश जी, आपने मतलब ये बहुत बड़ी बात बोली है। आज के समय में इसको स्वीकार करना बड़ा कठिन वो होता है, लेकिन आपने हर चीज को स्वीकार किया कि हमें सभी का सहयोग मिला है, पारिवारिक कहें या हमारे सामाजिक कहें या हमारे जो सर्कल होता है उसका भी हम कहें तो सबको सभी का सहयोग मिला हुआ है। सिद्धेश जी, आगे और क्या प्लान है आपका अभी? क्योंकि जिस तरीके से हमें जो कार्यक्रम आपने चलाए हैं उसके पहले भी आपने कुछ सामाजिक कार्यक्रम चलाए हैं काफी। देखिए, सबसे ज्यादा जो हमारे जीवन में जो उतार चढ़ाव थे, उन उतार चढ़ाव में हमें दो चीजों की प्राथमिकता समझ में आई, एक स्वास्थ्य और एक शिक्षा। विशेषता होती है कि व्यक्ति हर कदम उठाने को तैयार है। एक हाथ ठेले वाला अपने आप में इतनी ज्यादा मेहनत करने को तैयार है बशर्ते उसका बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ले। एक व्यक्ति अपना घर परिवार मकान और यहाँ तक कि सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार है बशर्ते उसका परिवार स्वस्थ रहे। तो इन दोनों विषयों को लेके एक गंभीर चिंतन की आवश्यकता थी और वह चिंतन किया, और इसी कारण हमने उन परिस्थितियों में भी भले थोड़ा कर पाएंगे पर हम स्वास्थ्य या चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ करना कोशिश करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ऐसी मानसिकता बनाई और वर्ष 2003 में हमारी एक शुरुआत हुई। वर्ष 2003 में हम लोगों ने एक उत्कृष्ट बाल समिति बनाई और उस उत्कृष्ट बाल समिति के माध्यम से हम लोगों ने अपना पहला चिकित्सा शिविर किया। और वह चिकित्सा शिविर जब हमने किया तो उसमें हमें जो रिजल्ट मिले, वास्तविकता में जो सेवा के भाव मिले, लोगों की मदद करने के बाद उनके मदद करने में जब वो मुस्कुराते हैं और वो जो उनकी फीलिंग्स होती है उनके चेहरे को देखने के बाद अपनी आत्मा को कितना आनंद आता है, वो मैंने वो 2003 में महसूस किया। और उसको प्रतिवर्ष हमने किया। 2003, 2004, 2005 में एक बड़ा आयोजन मिला। बड़ा आयोजन करने का अवसर ऐसा था कि जब मैं 2005 में था उस समय हमारे यहाँ पर कलेक्टर श्रीमान शिव कुमार शुक्ला जी, शिवशेखर शुक्ला जी हुआ करते थे। और जब शिवशेखर शुक्ला जी हमारे यहाँ के कलेक्टर हुआ करते थे उस समय हमने एक चिकित्सा कुंभ का आयोजन किया। अब उसको कुंभ नहीं, मैं तो एक शिविर के माध्यम से गया था, पर जब माननीय कलेक्टर महोदय के पास हम लोगों का विचार पहुंचा तो सागर स्क्रैपर्स वेलफेयर एसोसिएशन करके जो कबाड़ियों का एसोसिएशन था, जिसको लोग बेकार सामान लेने वाले लोग थे या बेकार सामान का उपयोग करने वाले लोग थे, उनकी मदद से एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। पर जब हमने अपनी कार्य समीक्षा रखी, कार्य की योजना रखी, तो माननीय कलेक्टर महोदय ने कहा ये चिकित्सा शिविर नहीं है, यह एक चिकित्सा का कुंभ है। वो कुंभ शब्द उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि उस समय हमने उस शिविर में एलोपैथी, नेचुरोपैथी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, न्यू एज, पीएच, मैग्नेटिक, मतलब जो थेरेपीज उस समय में चलती थी उन सबको समाहित करके वो कैंप लगाया था। और उस कैंप में गायनिक मतलब बच्चों के डॉक्टर्स, नाक कान गले का डॉक्टर, हड्डी रोग विशेषज्ञ,
इत्यादि सबको हमने वहां पे इकट्ठा करने का प्रयास किया था। और पद्माकर स्कूल में उस समय हमने चिकित्सा कुंभ किया था और वो वर्मामय जब स्थिति मिली तो मैं लगातार प्रतिवर्ष कोई ना कोई शिविर अभी भी करता हूँ। और शिक्षा के क्षेत्र में जाने की जब मौका मिला तो महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय के माध्यम से एक छोटा सा इंस्टीट्यूट चलाया और शिक्षा में पहुंचा। पर वो शिक्षा और कौशल में अंतर था। लोग डिग्रियां ले रहे थे पर डिग्रियां लेने के बाद उनमें शायद वह मार्केट में जाके पैसा कमाने की स्थिति में उस समय नहीं थे। ये कहने में मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि लोगों के पास में आज प्रमाण पत्र हर चीज का है, परंतु वो स्वयं प्रमाण पत्र हो ऐसी कोई विधा उसके अंदर नहीं थी। तो वो विधा को आकलित करना, उस विधा में उसको पारंगित करना, इसका बीड़ा लिया और उस समय से हमने एक वीटीपी का रजिस्ट्रेशन करा के वोकेशनल ट्रेनिंग को प्रारंभ किया। और वोकेशनल ट्रेनिंग जो हमारी शुरू हुई उसमें गरीब छात्र छात्राओं को या गरीब लोगों के बीच में जाके काम करने का अवसर मिला, उनकी परेशानियों को देखने का अवसर मिला। मतलब एक ऐसे डिजिटल युग में लोगों के पास जब अकाउंट नहीं हुआ करता था, बड़ी मुश्किल होती थी। अकाउंट खुलवाना भी एक अपने आप में बड़ा काम था, है ना। इतने कागज लगते थे कि लोग अकाउंट खुलवाने से भागते थे, उसको एक उलझन समझते थे, है ना। जैसे आज तो खैर बहुत अच्छी अवेयरनेस है लोगों के बीच में। उस समय एक पैन कार्ड बनवाना बहुत कठिन काम था। लोग पैन कार्ड नहीं बनवाते थे, कार्ड नहीं बनवाते थे, सरकारी योजनाओं का लाभ चाहिए था तो वो भी प्रयास किया और लोगों को करवाया और धीरे धीरे रोजगार और स्वरोजगार से भी जुड़ा। तो ऐसा एक प्रयास रहा जिससे लोगों ने हमको सामाजिक जीवन में जीते जीते पता ही नहीं चला कि कब उनको काम करवाते वो उन्होंने अपने एक नेता के रूप में मुझे स्वीकार किया और फिर धीरे धीरे करके उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया। सिंथिल जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और आपने भी बताया कि 2003 से आपने उसको शुरू किया। उस समय तो आपकी उम्र मेरे ख्याल से काफी कम होगी। उस उम्र में ये जज्बा था कि हमें कुछ अलग करना है और आपने वो किया। लगातार आप वहाँ उस टाइम से लेकर तक आप जो ये सब जितने भी योजनाएं होती है, योगी के प्रोग्राम सबसे जुड़े हुए आप। अभी वर्तमान में कुछ ऐसा अपन ने कुछ प्रोग्राम अपन ने तैयार किए हैं जो अपन करना चाहते हैं? देखिए, विगत 2 वर्ष जो हमारे बीते हैं, अभी जो 2 वर्ष हमारे जो निकल गए, वो ईश्वर ना करे कि आगामी समय में हमारी पीढ़ियों को पुनः देखने पड़े। क्योंकि ये जो 2 वर्ष थे, ये कोरोना ने जिस तरह से अपना प्रकोप अभी दिखाया और ये जो महाविकराल दूसरी लहर में देखने को मिला है, मैं तो नहीं करता कोशिश कि मैं कभी कल्पना भी नहीं करता कि आगामी पीढ़ी को कभी कोई ऐसी त्रासदी से आगे बढ़ना पड़े। पर इन 2-3 सालों में मुझे जो समझ में आया है कि लोग जीवन भर कमाते हैं पर जीवन कितना काट पाते हैं, हमें इस बात की चिंता करनी होगी। और चिंता का विषय ये है, लोगों के बीच आज भी अपने कमाने के जरिए को लेके, अपने जीवन जीने के तरीके को लेके कहीं ना कहीं परिवर्तन की आवश्यकता है। मैंने जो कार्य योजना आगे समय में या मुझे जो करना चाहिए वो केवल एक ही सोच है कि लोगों को जीवन जीने की कला आ जाए। वास्तविकता में जीवन जीने की कला कैसे आएगी? जब वह अपने मानसिक रूप से स्वतंत्र होगा, अपनी विचारधारा में काम करने के लिए स्वतंत्र होगा, किसी दूसरे की विचारधारा या किसी दूसरे की मानसिकता उस पर नहीं थोपी जाएगी, तब वह स्वतंत्र होगा। आज हम देखते हैं राजनीतिक युग है, कई प्रकार की बातें हमारे और आपके बीच में सुनने को मिलती हैं और ऐसे परिस्थितियों में आज हमारी सेवा को लोगों ने मूर्त रूप क्या दिया? राजनीति का रंग दिया। मूर्त रूप राजनीति का क्यों दिया? क्योंकि लोगों की मानसिकता बन गई है कि लोग सेवा तभी करते हैं जब उनको राजनीतिक या नेतागिरी करनी हो। तो ये लोगों की मानसिकता में क्या हुआ? मेरे हिसाब से तो ये लोगों की मानसिकता में एक विरूपीकरण आ गया। ये इस तरह से नहीं था, ना पहले था ना आगामी है। और मैं लोगों के बीच में यही छाप छोड़ना चाहता हूं कि भाई, आपके बीच में काम करने वाला आपका सेवक, आपका नेता या आपका बीच का कार्यकर्ता हो सकता है, परंतु उसमें भी यदि आप केवल इतना देखते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमारे मित्र हैं
अब नाम तो आपको सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं उनके, और उन्होंने एक पोस्ट भी डाली थी कि भैया आज हमने किसी की मदद की, मदद करने के बाद उसकी फोटो हमने सोशल मीडिया पे अपलोड की थी, तो उनका फोन आया कि भैया ये फोटो आपने क्यों अपलोड कर दी। भाई किसी की मदद करने से दूसरे को एक आशा बनती है, निराशा नहीं होती कि हमने आपकी मदद की है कि कोई और भी आएगा तो हम उसकी भी मदद करेंगे। प्रेरणा देखने वालों को प्रेरणा भी होती है। आज कोई काम मैंने किया, मैंने अपने जन्म दिवस के समय में मैंने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। आगामी मेरा कोई प्रतिद्वंदी हो, मेरा कोई फॉलोअर हो, मेरा कोई मित्र हो, मेरा कोई रिश्तेदार हो, वो कोशिश करे। तो यदि मैंने अब प्रतिद्वंदी होगा, मैंने 100 लगाया, वो 200 लगाएगा, फायदा तो प्रकृति को होगा। मित्र होगा 100 के 100 लगाएगा, तो फायदा मित्र हमारी प्रकृति को होगा। तो भाई अच्छे कामों में कितनी प्रतिद्वंदिता हो सकती है। मैं चाहता हूँ आओ मिलकर अच्छे कामों में प्रतिद्वंदिता करते हैं। 2 कदम मैं चलता हूँ, 2 कदम आप भी चलिए, मुझसे तेज चलिए। यदि मैं 2 चलता हूँ तो आप 3 चलिए, इसमें भी मुझे प्रसन्नता होगी। यही मेरी आगामी कार्य योजना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जगा सकूं। जागते जाओ, बढ़ते जाओ। अपनी समाज है, अपन को लेके चलना है। समाज से मतलब केवल वह नहीं कि जिस जाति जिस धर्म को हम मानते हैं, समाज से बड़ी सबसे बड़ी समाज है हमारी मानव समाज, और इस मानव समाज में एक ही धर्म है, वह है मानवता। इसके आगे ना कोई समाज है, ना इसके आगे कोई बहुत बड़ा धर्म है। क्योंकि यहाँ हमने देखा है मुसलमानों के कंधों पर हिंदुओं की अर्थियां भी हमने जाते हुए देखी हैं, और हिंदुओं के कंधों पर मुसलमानों के जनाजे जाते हुए हमने देखे हैं। वास्तविकता में मानवता का सबसे बड़ा धर्म हमने यहाँ देखा है। और किसी ने यह देख के ब्लड नहीं दिया, रक्त नहीं दिया कि मेरा यह रक्त किस पे काम आएगा। बस एक चीज सोची थी कि मानव का रक्त है, मानव मानव का। बहुत शानदार सचिन जी, मतलब आपके विचार और ये जान के तो एक मेरे अंदर भी एक जज्बा एक जागृत हो रहा है कि मतलब इतनी कम उम्र में और इतनी सारी ये इस तरीके की योजनाएं और बातें, ये आप कैसे दोनों चीजों को लेके आप सामाजिक और राजनीतिक, क्योंकि एक अपने यहाँ एक वर्ग ऐसा है जो जिसने आपदाओं को अवसर समझ के, अभी आपने जो बात बताई वो उसमें कहीं गलत नहीं, वो सच्चाई है। आपदाओं को अवसर समझ के उसको इस्तेमाल किया, उसका फायदा लिया, लाभ लिया। लेकिन वो ये भूल गए कि ये जो आपदा है ये मानव समाज के ऊपर है, किसी जीव जंतु के ऊपर नहीं थी। ये आपदा सिर्फ मानव समाज के ऊपर थी, और मानव ही मानव का दुश्मन बना। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करने का था, परंतु वह अवसर किस तरह से हमने उपयोग किया। यह अवसर था कि हम अपनी मानवता को प्रकट कर सकें। ये अवसर था कि हम एक दूसरे के काम आ सकें। आर्थिक रूप से या हम अपने लोगों का जो जिस तरह से दोहन हुआ, मैं आपकी बात को और आपके इशारे को समझ रहा हूँ कि किस तरह से लोगों ने इसको अलग अलग व्यवसाय के ढंग से इसको प्रस्तुत किया। और अवसर का मतलब उन्होंने केवल एक ही अवसर समझा, धनागम अवसर समझा, आर्थिक अवसर समझा। तो मैं ये मानता हूँ कि यह उनकी, मैंने अभी आपको बताया कि मानसिक विरूपीकरण हमारा हो चुका है, हमारी मानसिकता ही दूषित हो चुकी है। उसका कारण क्या है? हमारे संस्कारों का पतन धीरे धीरे हो रहा है, और संस्कार जब तक हमारे जीवित नहीं होंगे तब तक हमारे अंदर वह सोच नहीं आ पाएगी। और शिक्षा दीक्षा की जो मैंने आपको बात शुरुआत में की थी कि हम लोगों ने जो शिक्षा दीक्षा ली है कहीं ना कहीं, और उसके परिणाम कि हमारी सोच वहीं आगे स्थिर होती है, नहीं हमको केवल सेवा करनी है। मैं अपने मुंह से अपनी बढ़ाई नहीं करूंगा, ना मेरी कोई दुकान है आज दिनांक में, ना मेरी कोई दुकान है, ना मेरा कोई प्रतिष्ठान है। आज उसके बाद भी हमारा जो ऑफिस है वो सुबह 8 बजे खुल जाता है और शाम को 8 बजे तक खुला रहता है। आखिर इसमें होता क्या है? ये देखने के लिए हमारे आसपास के दूसरे लोग और प्रतिद्वंदी आते हैं, और वो आके ये देखते हैं यार यहाँ तो केवल एक ही काम चल रहा है, कागज ले लो, कागज दे दो, कागज ले लो, कागज दे दो। पर ये देखते हैं कि लोग अपने आप में परेशान लोग आते हैं, संतुष्ट होकर जाते हैं। भाई मैं उतना कमा चुका हूं कि मेरी आवश्यकता पूर्ण हो चुकी है। 35 साल में हूं, पर मैं ये कह सकता हूं कि मैंने आर्थिक रूप से अपने आप को आत्मनिर्भर कर लिया है। अब मुझे और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, और मेरे पास अभी इतना थोड़ा बहुत है कि मैं अपने लोगों की सेवा
कर सकूं और उस स्तर तक करता रहूंगा जब तक मेरे पास है। आगामी ईश्वर देगा और फिर करेंगे। भाई अब सेवा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। ये आपने भी देखा होगा, शायद जो मदद आप अपने स्वतः नहीं कर पाते हैं उसके लिए कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपको अपने प्रोफेशन से, एक प्रेस के माध्यम से आप उस बात को कहीं तक तो लेके जाते हैं, किसी जनप्रतिनिधि तक पहुंचाते हैं, किसी पॉलिटिशियन तक पहुंचाते हैं, किसी अधिकारी तक पहुंचाते हैं। परिणाम क्या होता है? परिणाम सकारात्मक आता है। लोग कहते हैं कि ये मीडिया वाले गड्ढा दिखा रहे हैं। भैया यदि मीडिया गड्ढा नहीं दिखाएगी तो कैसे भरा जाएगा? अधिकारी की दृष्टि कैसे पहुंचेगी? यदि मीडिया ने गंदगी दिखाई है तो स्वच्छ भारत का अभियान आया है। यदि मीडिया गंदगी नहीं दिखाती तो स्वच्छ भारत का अभियान नहीं आता और हमारा भारत स्वच्छ नहीं हो पाता। तो भाई ये तो हमारा चौथा स्तंभ है और हमारी तीसरी आंख है। जहां हमारी दोनों आंखें नहीं पहुंचती वहां मीडिया पहुंचती है, तीसरी आंख से देख के बताती है। उसका आकलन हमको करना होता है। ऐसे ही हमको अपनी सेवा करते समय जो हमारी तीसरी आंख होती है वो हमारा पावर होता है। जब हमारे पास पावर ही नहीं होगा तो हम क्या कर पाएंगे? मेरे पास किसी की मदद करने के लिए जेब में 100 रुपए है ही नहीं तो मैं कैसे मदद करूंगा? किसी के कागज आए हैं और उस अधिकारी को समझाने का तरीका है ही नहीं तो काम कैसे करूंगा? अधिकारी मांगता है नियम, हर चीज में नियम लागू है और हर नियमों का तोड़ भी लागू है। उन्हीं के पास में एक व्यक्ति को पेंशन देने का एक आधार है और उन्हीं के पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनको निराधार पेंशन भी जारी है, परंतु उन्होंने उसका रास्ता निकाल के रखा है। तो भाई हम भी तो वही रास्ता पूछ रहे हैं कि एक वास्तविक व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी का लाभ दिलाने के लिए, एक वास्तविकता में जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसका लाभ दिलाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो उसके लिए आवश्यकता पड़ती है श्रीमान जी कहीं ना कहीं हमको एक पावर की। तो वो पावर कहां से आता है? जब काम जनता का है, अधिकार जनता देगी। बराबर, बिल्कुल सही। जब काम हम जनता का करेंगे तो हमें अधिकार कौन देगा उसके काम करने का? जनता ही देगी। जब तक हमें अपनी बात रखने के लिए, जैसे एक न्यायालय में बात रखने के लिए हमें अपना वकील हायर करना पड़ता है, सीधे नहीं कर सकते, वकील लेना पड़ता है। पर वो वकील को अधिकार कौन देता है? वो व्यक्ति देता है कि मेरी बात आप श्रीमान तक रखिए। तो ऐसे जनता को यदि अपनी बात ऊपर रखनी है तो अधिकार भी किसको देने पड़ेंगे? जनता को देने पड़ेंगे। और जब जनता अधिकार नहीं तब तो मैं काम कर पाऊंगा। उस अधिकार को लोग यदि ये सोच रहे कि भाई ये तो सब पॉलिटिशियंस का काम है, तो मैं मानता हूं इसको पॉलिटिशियन कहते हैं, नेता लोग होते हैं, परंतु आपको यह सोचना है ये तो किसी न किसी को दोगे, क्यों ना अच्छे हाथों में पहुंचाओ, योग्य व्यक्ति के तक पहुंचाओ। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत योग्य हूँ, यदि मुझसे भी योग्य आपको लगता है, मुझसे योग्य मिलता है, और हैं बहुत सारे योग्य व्यक्ति जो आज जनता के दिए हुए अधिकारों का बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हैं और उन अधिकारों को उपयोग करके जनता को लाभ भी पहुंचा रहे हैं। तो मैं उन्हीं की श्रेणी और उन्हीं की श्रृंखला में आता हूं, बतौर अभी छोटी सी कोपल हूं, जो एक वृक्ष के ऊपर निकलने वाली कोपल होती है। अभी बतौर मैं कोपल हूं और इस कोपल को दोनों प्रकार से उपयोग कर सकते हो। या तो इस कोपल को पल्लवित करके ऊपर उठ दिया जा सकता है, या उस कोपल को भी कोमल होती है, हवा में गिर जाती है। और आप लोगों का जो सहयोग मिलता है उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं परिणाम सकारात्मक ही निकलेंगे। और ये भावना लेके काम करते हैं कि शायद कभी न कभी कोई ना कोई सोचे। बहुत शानदार। ये हमारे सिंथिल पड़ेले जी, देखिए ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी कहना चाहिए और एक शानदार जानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। आपने इनको सुना। हमारे जो दर्शक हैं, इन सब आपकी जो उम्र है, आपके जो जज्बा आपके अंदर, उससे प्रेरणा लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पड़ेले जी, आज के इस कार्यक्रम में आपका आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।